इस क्लास में CAPF पेपर 1 में बजट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस और कंसेप्ट आते हैं उनको डिस्कस करना है, क्योंकि इकॉनमी सेक्शन से क्वेश्चंस 10 से 12 15 तक पहुंच रहा है। तो एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स की लड़ाई हो जाती है आखिर में, तो इसको अच्छे से कवर करके जाना अभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स जो UPSC का सिविल सर्विसेज का है वहाँ तक का लेवल टच कर दे रहे हैं CAPF पेपर 1 में। बजट एक छोटा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। उस चीज़ को नज़र रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इसके हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्टली बजट की जब स्टार्टिंग हम लोग करते हैं तो 2-3 चीज़ों का रखना ज़रूरी है कि बजट है क्या। एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें एक्सपेक्टेड रिसिप्ट और जो आपका एक्सपेंडिचर है उसके बारे में डिस्कस किया गया होता है। अब इसको 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो आपका कैपिटल बजट है और कैपिटल बजट के साथ एक है आपका रेवेन्यू बजट। कैपिटल रेवेन्यू बजट में जाएंगे तो उसको एक्सपेंडिचर रिसिप्ट में ब्रेक कर देते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि कुछ चीज़ों का हेडिंग दे देगा और पूछेगा कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट है। सेग्रीगेट टाइप करने का आता है। तो इसके लिए इसको समझना ज़रूरी है कि कैसे समझेंगे कि एक्सपेंडिचर क्या है और रिसिप्ट क्या है। जब किसी को भी आपको ये चेक करना है कि रेवेन्यू है या कैपिटल है तो उसका एसेट लायबिलिटी चेक करने की बात होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेक फॉर एसेट और लायबिलिटी, दैट इज़ हु इज़ क्लेमिंग एंड इफ़ क्लेमिंग इज़ डन देन कैपिटल एल्स रेवेन्यू। इस चीज़ को देख करके चलते, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ क्लेम कर रहे हैं, ठीक, कि ये चीज़ मेरी है या ये पर्टिकुलर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा है, तो वो आपके लिए एसेट है। बट जो उस चीज़ को होल्ड किया हुआ है, जो आपको देगा वो उसके लिए लायबिलिटी है, ठीक। तो इसको चेक करते हुए हम लोग कैपिटल या रेवेन्यू की बात करते हैं। तो अगर क्लेम आप कर रहे हैं और वो क्लेम है एक्चुअल में आपका है तो उसको कैपिटल में लेके जाएंगे, नहीं तो उसको रेवेन्यू में लेके जाएंगे। इसको और बेहतर तरीके से आगे देखते हैं हम लोग। फिस्कल पॉलिसी बेसिकली टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो भी है उसको यूज़ करके इकोनॉमी में बैलेंस क्रिएट करने का काम करता है। पब्लिक पॉलिसी गोल्स को अचीव करने का मेन इनका पर्सपेक्टिव होता है। अब कैपिटल रिसीट और कैपिटल रेवेन्यू रिसीट, इन दोनों की बात यहाँ से मेन क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। इसको ध्यान में ज़्यादा रखना है। देखिए, एनी रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट दैट डज नॉट रिलेट विथ एसेट और लायबिलिटी और डज नॉट क्रिएट डिक्रीज एनी एसेट और इंक्रीज एनी लायबिलिटी। ये लाइन आपको बहुत प्रॉपरली समझ में आनी चाहिए। कोई भी रिसीट है जो गवर्नमेंट की है, दूसरी चीज़ वो एसेट लायबिलिटी से रिलेट नहीं करती है, ना उससे एसेट आपका डिक्रीज़ हो रहा है ना ही लायबिलिटी बढ़ रही है, तो उसमें एसेट लायबिलिटी वाली बात नहीं आएगी। तो वो सारी चीज़ें आपकी रेवेन्यू रिसीट में जाएंगी। अब कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं देखिए, जैसे टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, CGST सेस, सरचार्ज, ये ऐसी चीज़ें हैं जो रेवेन्यू रिसीट हैं। इससे कुछ बिल्डअप नहीं हो रहा है। डायरेक्ट इनकम टैक्स अगर आप कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट तो उससे कोई चीज़ ऐसे बिल्डअप नहीं हो रही है, जैसे फैक्ट्री बिल्डअप नहीं हो जा रही है डायरेक्टली, ठीक है। उसको यूज़ करके हम लोग कहीं कहीं इकॉनमी में लगा रहे हैं, तो ये वाली चीज़ जो आपका है वो रेवेन्यू रिसीट में चली जाती है। उसी तरह नॉन टैक्स वाली चीज़ें हैं, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट है, कोई पर्टिकुलर चीज़ रखी हुई है, बॉन्ड है या कोई ऐसी बात है जिस पे इंटरेस्ट अर्न कर रही है, वो चीज़ें भी कैपिटल में नहीं जाती। कैपिटल के एक तरीके से इन्वेंट्री वाला कॉन्सेप्ट समझ के चले कि कोई चीज़ बन रही हो, वैसी वाली चीज़। डिविडेंड जो निकलता है, ये देखिए, ये ग्रीन लाइन से जो अंडरलाइन किया है इसलिए किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट सीरीज़ जो होती है सिविल सर्विसेज की, विजन है, फोरम है, उसमें कई बार इस चीज़ को पूछते हैं कि डिविडेंड कहाँ जाता है, तो वो नॉन टैक्स में जाता है और रेवेन्यू रिसीट में जाता है, ठीक। और आपके जो प्रॉफिट हैं, ये सारी चीज़ें आपकी रेवेन्यू रिसीट में जाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, ना समझ में आए, तो एक बार इसको ध्यान से आप पढ़िएगा, टैक्स और नॉन टैक्स में डिवाइड करके इसको याद कर लीजिएगा एकदम कि हाँ ये चीज़ें हैं। इनकम टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, नॉन टैक्स में इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट रिसीट है, डिविडेंड है। क्योंकि यहाँ पे अक्सर डिविडेंड को हम लोग कैपिटल में डाल देते हैं, ये मिस्टेक होती है, तो ये मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। दूसरी चीज़, कैपिटल रिसीट पे जाते हैं, एनी रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। अब जैसे रेवेन्यू रिसीट में क्या था कि कोई एसेट लायबिलिटी क्लेमिंग वाली बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे
चेंज करता हो या रिलेटेड हो एसेट या लायबिलिटी से, तो वो कैपिटल रिसीट का पार्ट बन जाता है। अब यहाँ पे और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कैसे। रिकवरी ऑफ लोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉन डेट लिखा हुआ है, क्योंकि नॉन डेट क्रिएटिंग नेचर का होता है। दो टाइप के कैपिटल रिसीट आपके होंगे, डेट और नॉन डेट क्रिएटिंग। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बात को समझिए, कहीं से लोन को रिकवर कर रहा है, ठीक है, अपना उसका लोन रिकवरी हो रही है, तो वो उसका जो भी असेट था, जो भी उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो वापस से उसके उस पे आ जाएगा, खुद के एक तरीके से ओनरशिप में आएगा। तो इसलिए ये रिकवरी ऑफ लोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ये कैपिटल रिसीट में जाता है। बोरोइंग, अब अगर बोरो कर रहे हैं तो बोरो करने में क्या होगा, दूसरे की चीज़ हम लोग बोरो करेंगे तो हमारे लिए वो लायबिलिटी हो जाएगी। तो ये लायबिलिटी वाला यहाँ पर रिलेशन आ गया, तो जैसे ही लायबिलिटी बनेगी ये आपका कैपिटल रिसीट में आ जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन है, इसका मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स क्या होती है, जैसे PSUs वगैरह हैं, उसको डिसइन्वेस्ट हम लोग कर दे रहे हैं, वहाँ से अपना गवर्नमेंट अपना शेयर हटा ले रही है कि अब वो गवर्नमेंट के लिए प्रॉपर नहीं है, 51% तक रहता है तो गवर्नमेंट का मान लेते हैं अगर गवर्नमेंट उसमें कर रही है अपना इन्वेस्ट। अब क्योंकि उसका मैनेजेरियल और सारी चीज़ें जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं वो उसके हाथ से चला गया, तो अब मेरा एसेट जो था वो डिक्रीज़ हो गया। पहले वो मेरे अधीन था, मेरे लिए था, लेकिन अब मेरे लिए नहीं है। तो ये तीनों पॉइंट में एक नॉमिनल चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि एसेट और लायबिलिटी वाला एक कंसेप्ट यहाँ क्रिएट होता है, और ये चीज़ इसमें एब्सेंट रहती है टैक्स में। जैसे इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स में वैसे कोई चीज़ क्लेमिंग नहीं होगी। इंटरेस्ट रिसीट है, इसमें नहीं होगा। डिविडेंड है, इसमें नहीं होगा। अब मेन जो डाउट का कारण बनता है वो डिविडेंड और डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिविडेंड और डिसइन्वेस्टमेंट क्या है कि डिविडेंड में आपका ओनरशिप पे फ़र्क नहीं पड़ता है, डिसइन्वेस्टमेंट में ओनरशिप पे फ़र्क पड़ जाता है। इसमें ओनरशिप हट जाती है, टोटली आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखेंगे कि ये ऊपर नीचे बहुत होता है। कैपिटल में आप डिविडेंड डाल देंगे और डिसइन्वेस्टमेंट को आप रिसीट में डाल देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक। अब जैसे ये रिसीट थी वैसे ही एक्सपेंडिचर होता है, सेम चीज़। कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो चेंज ना करे लायबिलिटी और एसेट को, कोई ऐसा खर्च किए जिससे कोई चीज़ ना बने, कोई चीज़ क्रिएट ना हो गवर्नमेंट के लिए, एसेट लायबिलिटी का कंसेप्ट उसमें ना आए, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। इसको भी याद करना। अब जैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर है, अब देखिए लोग कहेंगे कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत कॉमन आएगा कि अच्छा डिफेंस में तो नया नया चीज़ हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बन रहा है, ये है वो है। लेकिन जो डिफेंस एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन में आएगा तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालना, उसको कोई एसेट या लायबिलिटी वाली बात नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट उसको खुद के लिए क्लेम नहीं करती। क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में? कोई इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह आया हो, सब्सिडी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्च हुआ हुआ। अब ये थोड़ा सा एक पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट है। जितने भी ग्रांट दिए जाते हैं स्टेट को और अदर पार्टीज़, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के चलते हैं। तो ग्रांट ऐसी चीज़ होती है कि वो वापस नहीं ली जाती। लोन और ग्रांट में यही फ़र्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ बॉक्स में आपको छोटा सा एक डिफरेंस भी दिख रहा है। ग्रांट्स डू नॉट मेक डिफरेंस इन असेट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ग्रांट्स आर नॉट पेड बाय स्टेट बैक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो लोन होता है तो बात अलग हो जाती है। तो इस चीज़ का ये देख रहे हैं ना, यहाँ लोन हम कैपिटल में डाल के रखे हम लोग, ये इसी का रीज़न है, ठीक। सो ये एक ध्यान रखेंगे कि ऑल ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स एंड अदर पार्टीज आर ऑल्सो ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट सम ऑफ देम आर यूज फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और एसेट क्रिएशन। जैसे मान लीजिए कि कुछ एक ऐसे हैं जो लोन लिया, ग्रांट दिया सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को, और स्टेट उसको यूज़ करके कैपिटल फॉर्मेशन कर दिया, कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह बना दी, ऐसा ऐसा कर दिया। तो वो वाली बात यहाँ पे बात कर जा रही है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्वेश्चन भी आता है आपका कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज सिमिलर टू कंजम्पशन एंड मेंटेनेंस। कंजम्पशन और मेंटेन ही करते हैं, कुछ नया क्रिएट नहीं करते हम लोग, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आता। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमेशा क्रिएशन होगा,
कोई ऐसी चीज़ का जो आपके लिए आगे जा कर के काम करेगी, या आपका कुछ चला जाएगा जिससे आपका एसेट घटेगा। सेम कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट दैट चेंज द लायबिलिटी और एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, चेंज द लायबिलिटी और एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल लाइन ये है कि एसेट या लायबिलिटी का चेंज, कभी भी क्वेश्चन आएगा एक्सपेंडिचर के लिए, कैपिटल या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसीट कुछ भी आएगा, सबसे पहले एसेट लायबिलिटी चेक करेंगे कि क्या इस चीज़ को करने से एसेट बन रहा है, घट रहा है, लायबिलिटी घट रही है, बढ़ रही है। अगर एसेट लायबिलिटी घट रही है, बढ़ रही है गवर्नमेंट की, तो सीधी सीधी बात है कि वो चीज़ ये कैपिटल में चली जाएगी। आर द पार्ट्स ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक लोन्स गिवन टू स्टेट्स एंड अदर बॉडीज। देखिए लोन है यहाँ पे, ग्रांट नहीं है। ग्रांट कहाँ है? ऊपर है। एक्सपेंडिचर फॉर एसेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, रिपेमेंट ऑफ लोन्स एक्सेट्रा। अब आपको जब इतना समझ में आ गया तो अब यही सिंपल सा कंसेप्ट है कि जितना हमारे पास चीज़ है, जितना पैसा है, अगर उससे ज़्यादा खर्च कर दिया तो डेफिसिट हो जाता है, अगर उससे कम खर्च किया तो हमारे पास वो सरप्लस में रहता है। अब एक बेसिक सी चीज़ यहाँ पे कि बोरिंग इज़ नॉट गुड फॉर कंजम्पशन पर्पस। इसका मीनिंग सिर्फ ये ऐसा है कि जैसे एक डेट ट्रैप कहते हैं उसको, एक ये कंसेप्ट भी है डेट ट्रैप। तो डेट ट्रैप क्या होता है कि आप ऑलरेडी उधार लिए हुए हैं, आप खर्च आपका नहीं हो पा रहा है, लोन पे खुद चल रहे हैं और उस लोन को चुकता करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आप दोबारा लोन ले रहे हैं, तो इसी को डेट ट्रैप कहते हैं कि एक लोन को दोबारा लोन लेकर के चुकता करना और वैसे करते चला जाना। तो ये डेट ट्रैप भी क्वेश्चन में आता है कभी कभी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद फिस्कल डेफिसिट अक्सर हम लोग क्वेश्चन आता भी है, न्यूज़पेपर वगैरह में भी आता है कि फिस्कल डेफिसिट इतना परसेंटेज और जीडीपी का, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिस्कल डेफिसिट सिंपल सी, जो टोटल एक्सपेंडिचर है और टोटल रिसीट है उसको घटाते हैं। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग क्यों करते हैं? क्योंकि बोरोइंग आपके चीज़ों को ऐड करता है। जैसे किसी से उधार लोगे और हमारे पास 100 रुपये है, हम 50 रुपये उधार ले लिए और 50 रुपये खर्च कर दिए, तो फिस्कल डेफिसिट के लिए क्या देखेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 50 रुपये, टोटल रिसीट कितना था, आपको 100 रुपये पड़ा हुआ था, बोरोइंग हटाना है वहाँ से, ठीक। तो जो भी आपकी बोरोइंग है उस चीज़ को एक्सक्लूड करके हम लोग फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सपेंडिचर में दोनों रेवेन्यू और कैपिटल ले लेंगे, माइनस रिसीट में दोनों ले लेंगे एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, तो ये होती है फिस्कल डेफिसिट। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन में ना ये टोटल रिसीट में ये लिखेगा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट इंक्लूडिंग लिख देगा, बस यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इंक्लूडिंग लिख देगा, तो क्वेश्चन गलत होगा, ठीक। तो ये चेक पॉइंट है, यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ एक्सक्लूडिंग है। उसी तरह रेवेन्यू डेफिसिट होता है। यहाँ फिस्कल डेफिसिट था, रेवेन्यू में क्या होगा कि कैपिटल वाली चीज़ें हट जाएंगी, सिर्फ रेवेन्यू वाली चीज़ें आ जाएंगी, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट आ जाएगी। तो ये जो आपको डेटा दिख रहा है कि 3%, 0%, 2%, एक बार इसको आप क्रॉस चेक करिएगा, बाकी हम एक बार इसको अपडेट कर देंगे क्योंकि नोट्स थोड़े पुराने हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट सेम है, कुछ चेंज उसमें नहीं होने वाला है। अब अगर रेवेन्यू डेफिसिट, एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट किए, ये जितना खर्च है माइनस रिसीट किए, अगर ये 2% ऑफ जीडीपी आता है एग्जांपल के तौर पे, तो गवर्नमेंट इतना बोरो करने वाली है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अब फिस्कल डेफिसिट, जो यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिस्कल डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर फॉर, सेम चीज़ें हैं जो ऊपर लिखाई हैं, बताई हैं, वही Since the shortfall in the receipt over expenditure must be covered through borrowing, therefore fiscal deficit gives the overall borrowing requirement of the government. इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्वेश्चन में आएगा कि fiscal deficit gives overall borrowing requirement of the government over a given financial year. Thus represents a net addition to the level of public debt during financial year. अब क्वेश्चन में ये दो स्टेटमेंट को मिक्स करेगा वो, कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो जितना पब्लिक डेट है उसमें ऐड करता है या उतना घट जाता है। तो सीधी सी बात है, फिस्कल डेफिसिट अगर माने 1000 करोड़ का है, इसका मतलब 1000 करोड़ रुपए हमको चाहिए, तो वो 1000 करोड़ रुपए जब सरकार लोन लेगी तो वो लोन कहाँ जाएगा? प्राइवेट तो जाएगा नहीं, वो पब्लिक के ऊपर लगेगा, पब्लिक के कंटेक्स्ट में जाएगा। तो इसलिए वो पब्लिक डेट बताता है कि कितना पब्लिक डेट
ऐड होगा उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो वो फिस्कल डेफिसिट बताता है। अब इसी तरह आपका आता है रिवेन्यू डेफिसिट। तो रिवेन्यू डेफिसिट का भी सेम है, इट इज डिफरेंस बिटवीन द रिवेन्यू रिसीट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एक्सेस ऑफ कंजम्पशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है। ये वर्डिंग आती है इस डायरेक्ट कि एक्सेस ऑफ कंजम्पशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी चीज़ गवर्नमेंट के पास है उसको कंजम्पशन और मेंटेनेंस के पर्पज से कितना शॉर्टफॉल हो रहा है रिवेन्यू रिसीट से, वो आपका रिवेन्यू डेफिसिट है। एक्सटेंट टू विच गवर्नमेंट हैज़ बोरोड टू फाइनेंस द करंट कंजम्पशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। यहीं पे ये भी एक क्वेश्चन आपका बनता है कि ये स्टेटमेंट देगा, पूछेगा कि ये फिस्कल डेफिसिट है कि रेवेन्यू डेफिसिट। फिर आती है एक, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कभी कभी आ जाते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है कि जैसे सरकार हमेशा चल रही है, हर फाइनल मतलब ईयर टू ईयर चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो एक पर्टिकुलर ईयर में कितना डेफिसिट हुआ, क्योंकि फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि वो पहले की चीज़ों को भी जोड़ के आ रहा होता है, उसमें इंटरेस्ट वगैरह सब जुड़ रहा होता है, तो उससे ये नहीं पता चलता कि उस पर्टिकुलर ईयर में कितना डेफिसिट क्रिएट हुआ है, वो बोरिंग कैपेसिटी बताता है ओवरऑल। तो उसके लिए प्राइमरी डेफिसिट जो होता है फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट, जो आपको इंटरेस्ट पेमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से उसकी बात करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट एक्सक्लूड्स द बर्डन ऑफ पास्ट डेट, पहले से जो खर्च हम लोग पहले से लोन वगैरह उठाएं वो बर्डन इसमें नहीं बताता है। एंड रिप्रेजेंट्स अ नेट इंक्रीज इन द पब्लिक डेट ड्यू टू करंट ईयर्स फिस्कल पॉलिसी, अ रिडक्शन इन प्राइमरी डेफिसिट। ये देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। रिडक्शन इन प्राइमरी डेफिसिट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट्स एफर्ट टू डिक्रीज फिस्कल गैप ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। फिस्कल गैप वही जो आपका डिफरेंस बन करके चल रहा है। तो प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है कि ये प्योर बताता है कि नेट इंक्रीज बताता है, पहले के डेट वगैरह को नहीं इंक्लूड करता है, तो इससे ज़्यादा क्लियर पिक्चर समझ में आती है। इसी तरह एक टर्म है इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, EID से कई बार लिख देते हैं इसको। तो रिवेन्यू डेफिसिट जितना हुआ है माइनस ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, जो ऊपर में आया था कि हम लोग कैपिटल एसेट के लिए ग्रांट देते हैं। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की प्योरली कंजम्पशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है, प्योर कंजम्पशन। कुछ रेवेन्यू हम लोग ले करके जो एसेट बना दे रहे थे उसको भी यहाँ से हटा देते हैं, वो भी ग्रांट यहाँ से हटा देते हैं। तो जो प्योर कंजम्पशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, जब कभी ये टर्म आएगा कि प्योर कंजम्पशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर क्या है, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट लिखेंगे इसमें। ये इंट्रोड्यूस किया गया था FRBM एक्ट में 2012 से, और डिफाइंड डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स आर डिफाइंड। अब ये ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स ये क्या है? ये डिफाइंड एज द ग्रांट्स इन एड गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या बॉडी जो भी है, ऑटोनोमस बॉडी है, अदर स्कीम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो इसकी भी मीनिंग आपकी क्लियर। अब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो ग्रीन पेन से लिखे हैं, ये टेस्ट सीरीज में आए हुए हैं और कुछ UPSC के अलग अलग पेपर्स में भी आए हुए हैं, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से करना है। फिस्कल स्लिपेज क्या होता है? तो जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसके एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाए, अनुमान लगाए थे कि 1000 खर्च हो गया आपका उससे ज़्यादा, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, तो उसको फिस्कल स्लिपेज कहते हैं। फिस्कल ड्रैग, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे टैक्स भी इंक्रीज़ होता है, तो ये एक फिस्कल ड्रैग वाली कंडीशन को दिखाता है। फिस्कल क्लिफ ये US ने किया था, जिसमें कि इंक्रीज़ किया था टैक्स और स्पेंडिंग भी कट कर दिया था, जिसके रिसेशन हो गया था। जैसे क्लिफ जंप वाली एक कंडीशन टाइप की, एकदम एज पे खड़े हैं, तो वहाँ पे वही किया कि टैक्स बढ़ा दिया और स्पेंडिंग में उनकी घटवा दी, तो ये एक रिसेशन जाने का कारण होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिस्कल क्लिफ विल लीड टू रिसेशन या और डिप्रेशन, ऐसे टाइप का कर सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इट कैन पुश टू रिसेशन। रिसेशन क्यों आएगा? क्योंकि आप एक्चुअली में जो डिमांड है वो इकोनॉमी की घटा दे रहे हैं। जैसे ही डिमांड घट जाती है तो डिमांड घटने की वजह से एम्प्लॉयमेंट वगैरह घटती है, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज हो जाती है। फिस्कल प्रोफ्लिगेसी, हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन शॉर्ट टर्म विच रिजल्ट्स इन हायर ग्रोथ बट इज़ अनसस्टेनेबल इन लॉन्ग रन। जैसे बहुत ढेर सारा पैसा एक ही बार में गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर दिया,
या उसको इकॉनमी में डाल दिया शॉर्ट टर्म में, उससे क्या होता है कि इनिशियली तो बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद उतना पैसा लगातार नहीं डाल पाएगी, तो आगे क्या होगा, धीरे धीरे स्टैग्नेंट होता जाएगा, तो वो अनसस्टेनेबल हो जाएगा। और आपको भी पता है कि बिजनेस साइकिल जो होती है वो कुछ ऐसे साइन कर्व में चलती है, तो उसमें हम लोग को जितना ज़्यादा ऊपर नीचे जितना ज़्यादा होगा उतना परेशानी होता है। तो अभी जब इन्फ्लेशन वाली बात हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी इस चीज़ को एड्रेस करेंगे कि एक बार में बहुत ढेर सारा जब स्पेंडिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से तो क्या परेशानी आती है। फिस्कल कंसोलिडेशन की बात, पॉलिसी टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ डेट स्टॉक। तो ये अच्छी चीज़ है, ये बढ़िया चीज़ है, ऐसे भी याद रखने में फ़ायदा आता है प्रीलिम्स के या एमसीक्यू की, ये अच्छी चीज़ है या ये ख़राब चीज़ है। तो क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी ख़राब चीज़ को प्रमोट नहीं करती है, तो ये वाला आपको अभी हो सकता है कि इतना ना समझ आए, बट जैसे जैसे बाकी क्वेश्चंस डील करेंगे आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ, जितने भी क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू वाले इसमें ये चीज़ का बड़ा फ़ायदा होता है कि ये गवर्नमेंट प्रमोट करेगी ये नहीं करेगी, तो इसके सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं या कम है। फिस्कल प्रूडेंस का मतलब सिंपल सी बात कि केयरफुल एक्सपेंडिचर जब करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसको फिस्कल प्रूडेंस कहते हैं। तो ये जितना भी अभी आपने देखा है इससे आपका बजट सेक्शन का मैक्सिमम क्वेश्चन कवर्ड है यहाँ पे, ठीक। आप उस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, देन कोई डाउट हो तो उसको टेलीग्राम पे पूछिए। इससे 1 से 2 क्वेश्चन की श्योरिटी हो जाती है। तो इतना करने के बाद आप क्वेश्चन बैंक जो रहेगा सॉल्व करने के लिए वो आप PYQ लगा लीजिएगा CAPF का और CSC का, इन दोनों को सॉल्व करिए, आपके क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। बाकी अगर कोई और चीज़ आती है तो उसको हम लोग इसमें जैसे जैसे आप लोग का फीडबैक आएगा वैसे इंक्लूड करेंगे, उसको करिए। बाकी किसी भी डाउट के लिए एकदम फ्री होकर के पूछ लीजिएगा, ठीक। चलिए, जय हिंद।